जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है 5 जून से। और साथियों, ये जो है 24 जून तक चलने वाला है। तो साथियों, इसके पहले हमने आपको 5 जून की सभी शिफ्टों के जो क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस करा दिया है। साथियों, आज जो है हम लोग देखने वाले हैं 6 जून फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें साथियों जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन आए हुए थे, साथियों उनको देखेंगे। और साथियों, उससे संबंधित जो आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो आ सकते हैं, उनको भी इस क्लास में देखने वाले हैं। तो साथियों, इसलिए जिनका भी एग्जाम अभी आने वाला है, तो साथियों आप लोग के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो साथियों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कांस फिल्म फेस्टिवल डैश में आयोजित किया जाता है। साथियों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो पॉइंट है इनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, 1932 में वेनिस में दुनिया के पहले वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगर साथियों आपसे पूछा जाए वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो साथियों आंसर हो जाएगा वेनिस में। ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल साथियों ये जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है। बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल साथियों बर्लिन ये जर्मनी में आयोजित किया जाता है। मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल साथियों ये स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। एडिनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये जो है स्कॉटलैंड यूके में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो साथियों ये जो पॉइंट हैं आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा, इनसे जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इनको आप लोग याद रखिएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान संशोधन 105वां किससे संबंधित है। ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो 105वां संविधान संशोधन जिसे 2021 में पारित किया गया था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करता है। यह संशोधन दोस्तों अनुच्छेद 342 ए के खंड 1 और 2 को संशोधित करता है और एक नया खंड 3 जोड़ता है, जिससे राज्यों को SEBC की सूची बनाने की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। और साथियों एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 366 और 338B में भी संशोधन इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023-24 में भारत में गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी दर लगभग कितने प्रतिशत रही है। तो साथियों आंसर हो जाएगा 4.9%। जिसने भी आंसर लगाया होगा उसका साथियों ये आंसर राइट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 31B क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद जो 31B है ये 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की रक्षा करता है। क्या करता है, तो 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की रक्षा करता है। यह प्रावधान बताता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल कोई भी कानून या उसका कोई प्रावधान इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वह मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय इसके विपरीत हो। ठीक है साथियों, जो 31B है इसको भी देख लेते हैं। तो साथियों जो 31B है ये 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन से बचाता है। साथियों जो संविधान के अनुच्छेद 31A की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 13 में जो निहित कुछ भी होने के बावजूद राज्य द्वारा किसी संपत्ति या अधिकार के अधिग्रहण या किसी अधिकार के संशोधन या समाप्ति के लिए प्रदान करने वाला कोई कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों में है। ठीक है, तो ये साथियों पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में साथियों इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा जो चिकनी मिट्टी है दोस्तों, चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक जल सोखती है। ठीक है, लेकिन साथियों बताया जा रहा है कि जो चिकनी मिट्टी है वहाँ पे उसमें जो है आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं था। ठीक है साथियों, लेकिन याद रखिएगा इसमें बच्चे बता रहे हैं कि चिकनी मिट्टी जो है ऑप्शन नहीं था,
तो साथियों आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा जो चिकनी मिट्टी है दोस्तों, इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसे रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी भारत की दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है। साथियों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो काली मिट्टी है या जो कपास मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है, तो साथियों याद रखिएगा ये भारत के दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है। ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2030 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या आपने लगाया है। तो दोस्तों जो इसका आंसर है, भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म में ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो ठीक है, तो कितना रखा है, तो 500 गीगावाट। यह लक्ष्य साथियों 2021 में COP 26 यानी COP 26 शिखर सम्मेलन में ग्लासगो में घोषित किया गया था। तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लक्ष्य है ये किस शिखर सम्मेलन में घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा COP 26 में साथियों इसको घोषित किया गया था। और साथियों अगर पूछा जाए कि जो COP 26 शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर साथियों आयोजित किया गया था, तो साथियों ये जो है ग्लासगो में आयोजित किया गया था। ये साथियों पॉइंट आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए साथियों आप लोग जो है इनको भी याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। तो साथियों जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 19 नवंबर 1986 को जो है संविधान में जोड़ा गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था और यह अधिनियम मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर और जो आर्टिकल्स हैं उनको भी याद रखिएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 51A का जी किससे संबंधित है, तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A का जी जो है प्रत्येक नागरिक पर पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य लागू करता है। साथियों ये बताता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे। ठीक है, ये साथियों 51A के जी में बताया गया है। अगर साथियों बात की जाए अनुच्छेद 48A की, तो अनुच्छेद जो 48A है वो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करने के लिए कहता है। तो कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 48A। ठीक है, तो ये साथियों दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, भारतीय सेना किस देश के सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित करती है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। ठीक है, साथियों याद रखिएगा यहाँ से कि जो तीसरा संस्करण है ये 10 से 23 फरवरी। साथियों याद रखिएगा यहाँ से कि जो तीसरा संस्करण है ये 10 से 23 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर, तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश की वायुसेना के साथ संयुक्त सामरिक वायु अभ्यास डेजर्ट वॉरियर आयोजित किया जाता है, तब भी साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा मिस्र की वायुसेना के साथ। ठीक है, अगर साथियों आप लोग जो है ये भी याद रखिएगा कि जो डेजर्ट साइक्लोन है ये नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के बीच होता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग जो पॉइंट हैं इनको आप लोग ध्यान कर रखिएगा। ठीक है, इनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। साथियों एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो यह अभ्यास है ये आमतौर पर राजस्थान में आयोजित किया जाता है, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो साथियों जो कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कनिष्क के शासन काल में साथियों कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। साथियों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। साथियों क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि कुषाण सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म किससे ग्रहण किया था, तब साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा कि ऐसा माना जाता है कि कुषाण सम्राट कनिष्क ने बौद्ध विद्वान और भिक्षु अश्वघोष के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा,
अश्वघोष। ठीक है, तो ये साथियों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है, इसको साथियों आप लोग याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता नहीं थे। साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन जो दिए थे ये साथियों ऑप्शन अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथियों वहाँ पर दिया था गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या अरबिंदो घोष। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि उदारवादी नेता नहीं थे, तो साथियों याद रखिएगा अरविंद घोष जो है ये उदारवादी नेता नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी हैं और फिरोज शाह मेहता हैं, ये साथियों उदारवादी नेता थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने अरविंद घोष लगाया होगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन जो पूछा गया था, पश्चिमी तट को क्या कहते हैं। तो साथियों याद रखिएगा कि जो पश्चिमी तट है इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें से प्रमुख है कोंकण, अरावली और मालाबार। ये साथियों इसके प्रमुख नाम हैं, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनमें से साथियों आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन दिया रहा होगा, तो वही साथियों यहाँ से देख के आप लोग आंसर उसका सही देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आईपीएल 2025 में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी। तो साथियों याद रखिएगा कि जो आईपीएल 2025 में 10,000 रन पूरे किए थे और 1,000 चौके छक्के मारे थे और 5 टाइटल जीते थे, किसने, तो विराट कोहली ने। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। साथियों जो 2025 सीजन में विराट कोहली आईपीएल इतिहास में कुल 1,000 चौके और छक्के दर्ज करने वाले पहले खिलाड़ी बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत भूटान की सीमा कैसे भारत से कनेक्ट की गई है। तो साथियों याद रखिएगा कि सीमा को मैत्री संधि द्वारा चिन्हित किया गया है, मतलब जो मैत्री संधि के द्वारा दोस्तों इसको कनेक्ट किया गया है भारत और भूटान की सीमा, तो इसका साथियों आंसर हो जाएगा मैत्री संधि। ठीक है साथियों, अगला जो क्वेश्चन था, भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स को कब समाप्त किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा कि 1971 में भारत के संविधान में 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था और संशोधन से अनुच्छेद 291 और 362 का लोप हो गया था। ठीक है साथियों, जो प्रीवी पर्स का भुगतान पूर्व शासकों को अनुच्छेद 291 और 362 के संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाता था। तो साथियों ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गोंड पेंटिंग जो बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। साथियों याद रखिएगा कि जो गोंड पेंटिंग है इसको जनगढ़ कलम या पट्टचित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनगढ़ कलम या पट्टचित्र भी इसको कहा जाता है। गोंड पेंटिंग को डिग्ना या भित्ति चित्र साथियों कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों जो भी ऑप्शन यहाँ से दिया रहा हो, ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग सही आंसर यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन था कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 20 श्रेणियों में कुल 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया था। तो साथियों एक बच्चे ने बताया है कि इसमें पूछा गया था कि हिंदी के बारे में। तो साथियों जो हिंदी के लिए मृदुलिक झा को सम्मानित किया गया है। और साथियों आप लोग देख लीजिए जो बाकी जो इसके जो सम्मानित किए गए थे पत्रकारों को, तो उनको साथियों आप लोग उनकी लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि साथियों यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई भारत की नागरिकता समाप्त कर देता है तो क्या होता है। तो साथियों अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ता है तो उसे कुछ नुकसान हो सकते हैं। वह भारत में एक स्थायी रूप से रहने का अधिकार खो देगा और साथियों उसे भारत में रहने के लिए वीजा की आवश्यकता होगी। उसके पास भारतीय पासपोर्ट भी नहीं रहेगा और साथियों वह भारतीय चुनाव में वोट नहीं दे पाएगा। तो साथियों ये जो है उसकी नागरिकता समाप्त कर देता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगला साथियों क्वेश्चन क्या पूछा गया था, न्यायिक समीक्षा से अलग किसी अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया जाता है तो क्या होता है। साथियों यहाँ से याद रखिएगा कि यदि न्यायिक समीक्षा के माध्यम से किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वह अधिनियम कानून नहीं है और साथियों उसे लागू नहीं किया जा सकता है। अदालत उस अधिनियम को रद्द या अमान्य कर सकती है।
ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से समझ लीजिएगा कि जो न्यायिक समीक्षा दोस्तों है, न्यायिक समीक्षा से अलग किसी अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ से आप लोग को समझ में बात आ गई होगी। ठीक है साथियों, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों हाल ही में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। 2024 का साथियों जो विषय था वो था नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। ये साथियों 2024 के नौसेना दिवस की थीम थी। ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। साथियों जो आगे आने वाला एग्जाम है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तब साथियों आप लोग याद रखिएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 हॉकी इंडिया का बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार किसने जीता है। तो साथियों जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने जो है बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। साथियों भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर अगर आपसे पूछा जाए तो सविता पुनिया थी। कौन थी? सविता पुनिया थी। 7वां हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार दोस्तों समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, अगर आपसे पूछा जाए तब साथियों याद रखिएगा नई दिल्ली में साथियों ये आयोजित किया गया था। और साथियों ये कब? तो 15 मार्च 2025 को साथियों ये आयोजित किया गया था। ये साथियों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा था, तो साथियों बेटन कप हॉकी टूर्नामेंट साथियों ये जो है भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट था। इसको साथियों 1895 से शुरू हुआ था ये। ठीक है, तो ये साथियों क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लीजिएगा, आने वाले साथियों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पी ब्लॉक तत्वों के बारे में कौन सा सही है। तो साथियों याद रखिएगा कि जो पी ब्लॉक तत्व हैं समूह 13 से 18 तक आवर्त सारणी में स्थिर होते हैं। पी ब्लॉक तत्वों के बाहरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होते हैं। पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु शामिल हैं जिनमें विभिन्न गुण होते हैं। साथियों जो पी ब्लॉक के कुछ प्रसिद्ध तत्व शामिल हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन और साथियों उत्कृष्ट गैसें। ये साथियों इसके जो है प्रमुख गुण हैं। अगर साथियों इनमें से जो ऑप्शन उसमें दिया रहा होगा तो साथियों वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से राइट आंसर देख सकते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में कितने एक्सप्रेसवे लाइन पूरी होंगी। तो साथियों मंत्रालय ने इस साल तक 11 और हाईवे और 1 एक्सप्रेसवे तैयार करने का डेडलाइन तय कर दिया है। और साथियों इस साल तैयार होने वाली 11 हाईवे और एक्सप्रेसवे कुल लंबाई 5467 किलोमीटर है। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि जो इस साल जो तैयार जो हुई हैं 11 हाईवे और एक्सप्रेसवे इनकी कुल लंबाई कितनी है, तो साथियों याद रखिएगा 5467 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेशनल पार्क किससे संबंधित है। साथियों जो डेजर्ट नेशनल पार्क है जिसे मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, तो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह थार रेगिस्तान में महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो वनस्पतियां और जीवों के विभिन्न प्रजातियों का घर है। ठीक है, तो साथियों अगर आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये जो है वनस्पतियां और जीवों के विभिन्न प्रजातियों का घर है, यानी इसी से संबंधित है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानसून में बदलाव का सबसे मुख्य कारण क्या है। साथियों जो जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और आर्द्रता में तेजी से बदलाव आते हैं जो मानसून के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा साथियों वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की भी जो बढ़ती सांद्रता भी मानसून में बदलाव का मुख्य महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, तो साथियों जो भी ऑप्शन दिया हो उसके हिसाब से साथियों आप लोग यहाँ से सही आंसर उसमें देख सकते हैं। ठीक है साथियों, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। साथियों ये आपसे पूछा गया था, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके कण जो है अणु या परमाणु तेजी से कंपन करने लगते हैं। इससे वस्तु का तापमान बढ़ता है और वह फैल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, साथियों वो फैल जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1299 से 1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। ये आपसे पूछा गया था।
तो दोस्तों याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया। पहला था साथियों 1299 में, और फिर जो है 1302 और 3 में किया था। तो यहाँ साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत सरकार ने किस देश में भूकंप प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। तो दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 भारत और म्यांमार के बीच किया गया था। और साथियों यह जो है म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा शुरू किया गया एक आपदा राहत और बचाव अभियान था। ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य म्यांमार को खोज और बचाव, मानवीय सहायता, आपदा राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान करना था। ठीक है, तो साथियों ये पूछा गया है कि भूकंप प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, ये म्यांमार में शुरू किया गया था। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि म्यांमार में जो भूकंप आया था वो कब आया था, तो याद रखिएगा 28 मार्च 2025 को ये भूकंप आया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किन राज्यों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। साथियों याद रखिएगा कि जो पहला स्थान है उड़ीसा का है। ठीक है, सूचकांक में भारत के 18 प्रमुख राज्य शामिल हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है इसमें भारत के कितने राज्य शामिल हैं, तो साथियों 18 राज्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड ये भी साथियों शीर्ष स्थान पर रहे हैं। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि 18वां किस राज्य का स्थान रहा है, साथियों जो पंजाब है, पंजाब का स्थान 18वां रहा है। ठीक है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नई दिल्ली में नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट किसने जारी की थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इन्होंने दोस्तों नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रिपोर्ट जारी की थी। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तब साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा अरविंद पनगड़िया दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो साथियों ऐसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे टीसीएस के द्वारा, और साथियों इससे जिस तरह के क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं हमने उनको भी इसमें कवर किया हुआ है। इसलिए साथियों आपको एग्जाम देने जाने से पहले इस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली शिफ्ट के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।